नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 26 एपिसोड में आपका स्वागत है। नौकरशाही जब राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक नेतृत्व पर हावी हो जाए तो ये अजीब तरह की अराजकता को जन्म देती है। यह पूरी व्यवस्था को अमानवीय बना देती है और जाहिर तौर पर इसका सबसे अधिक दंश हाशिए पर डाल दिए गए वर्ग को ही झेलना पड़ता है। कोरोना के खिलाफ देश में जारी जंग में यही दृश्य बार बार सामने आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे केंद्र और राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था ने या तो नौकरशाही के समक्ष हथियार डाल दिए हैं या फिर इस पूरी लड़ाई को नौकरशाही के भरोसे छोड़ दिया है और जमीन से कटी नौकरशाही की फौज आम लोगों को मुसीबत की चक्की में पीस डालने पर आमादा है। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के स्तर पर क्या हो रहा है, इसका एक नमूना देखिए। भूख से पार पाने और रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे 1 करोड़ प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जहां इनके लिए ना तो रोजगार बचा है और ना ही कोई भविष्य में सब कुछ ठीक होने का भरोसा देने वाला। लॉकडाउन की घोषणा के 5 हफ्ते बाद केंद्र सरकार ने तय किया कि इन्हें अपने राज्य भेज दिया जाए। आदेश में देरी पर सवाल उठाया जा सकता है, मगर समस्या इस आदेश के बाद उत्पन्न हुई अराजक स्थिति से है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को अपने राज्य जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना है, वह भी अंग्रेजी में। जाहिर तौर पर इसके लिए स्मार्टफोन के साथ प्रवासी मजदूरों को अंग्रेजी की समझ और इंटरनेट का ज्ञान भी होना चाहिए। अब इस व्यवस्था को कौन समझाए कि जो प्रवासी मजदूर हिंदी में अपना नाम नहीं लिख सकते वह अंग्रेजी में फॉर्म कैसे भरेगा। जो प्रवासी मजदूर रोजी रोटी के मोहताज हैं वो आवेदन भरने के लिए स्मार्टफोन कहां से लाएंगे। व्यवस्था के अमानवीय हो जाने का यह इकलौता उदाहरण नहीं है। कोरोना से जंग के नाम पर इसी रोज कमाने और खाने वाले लोगों के लिए अराजक स्थिति पैदा कर दी गई। मसलन विशेष ट्रेन से घर वापसी का ही मामला लीजिए। सरकार के पास विदेशों में फंसे लोगों को मुफ्त में लाने के लिए हवाई जहाज हैं, मगर प्रवासी मजदूरों को विशेष ट्रेन से उनके घर पहुंचाने के लिए धन नहीं है। इनके पास कोटा से छात्रों को बुलाने के लिए धन खर्च करने की शक्ति है, मगर प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं। राज्य और केंद्र सरकारों ने प्रवासी मजदूरों को फुटबॉल बना दिया है। राज्य सरकारें चाहती हैं कि विशेष ट्रेन चलाने का खर्च केंद्र सरकार उठाए, जबकि केंद्र सरकार किराया माफी तो छोड़िए, इन प्रवासी मजदूरों से उपकर जिसे सेस कहते हैं उसे भी वसूल लेना चाहती है। प्रवासी मजदूरों को बस इतना पता है कि सरकार ने विशेष ट्रेन से उन्हें अपने घरों तक लौटने की इजाजत दी है। अब ये ट्रेन कैसे चलेगी, इस पर कौन सवार हो सकेंगे, सवार होने के लिए उन्हें क्या करना होगा, इसकी ना तो प्रवासी मजदूरों को कोई जानकारी है और ना ही ये व्यवस्था इन्हें जानकारी ही मुहैया कराना चाहती है। इस घोषणा के बाद राज्यों ने खानापूर्ति के तौर पर महानगरों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए, मगर मजाल है कि कोई इन नोडल अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर ले, या मजाल है कि कोई हेल्पलाइन नंबर पर कॉल लग जाए। कॉल लग भी जाए तो ऐसा लगता है मानो हेल्पलाइन नंबर अनाथ है। इस नंबर पर बजने वाली घंटी को सुनने वाला नजदीक में तो क्या दूर दूर तक कोई नहीं है। मुश्किल यह है कि देश की राजनीतिक व्यवस्था का चरित्र ही कुछ ऐसा है कि सत्ता मिलने के साथ ही यह गूंगी और बहरी हो जाती है। इन्हें पता है कि इस भ्रष्ट और अमानवीय नौकरशाही ने क्या गुल खिलाए। इसी नौकरशाही ने कितने ही सियासी दलों की सत्ता की बिजली गुम होने में अहम भूमिका निभाई। आपातकाल से लेकर अन्ना आंदोलन तक ये वही नौकरशाही थी जिसने अपने चुनाव के अयोग्य घोषित होने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को देश में आपातकाल थोपने की सलाह दी। ये वही नौकरशाही है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे से वार्ता के बदले उन्हें तिहाड़ जेल भेजने की सलाह दी। वर्तमान में यही नौकरशाही देश की राजनीतिक व्यवस्था को यह समझा रही है कि आम लोग की हैसियत कुकरमुत्ते से ज्यादा नहीं होती, इसलिए इन्हें व्यवस्था जैसे चाहे नचा सकती है। हास्य पर यह है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था भी आपातकाल और अन्ना आंदोलन के दौरान की राजनीतिक व्यवस्था की तरह आंखें मूंदे बैठी है, जबकि इन्हें पता है कि नौकरशाही की सलाह से
सत्ताधारी राजनीतिक व्यवस्था को कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ गए। सवाल है कि नौकरशाही अपने अमानवीय और अराजकता पैदा करने वाले निर्देशों से देश में मोहभंग की स्थिति पैदा करने का खतरनाक खेल खेल रही है। ये सच है कि राजनीतिक व्यवस्था कभी मोहभंग की स्थिति नहीं चाहेगी, क्योंकि मोहभंग की स्थिति का नुकसान बेहद व्यापक है, मगर ये हमेशा राजनीतिक व्यवस्था पर ही सबसे बड़ा चोट करती है। मगर सवाल व्यवस्था की मदहोशी का है। वह व्यवस्था तो सारी जिम्मेदारी नौकरशाही पर डालकर भावी परिणामों से बेखबर चैन की नींद सो रही है। क्या इन्हें नहीं पता कि आखिर जब करोड़ों लोग वर्तमान व्यवस्था में खुद को छला महसूस करेंगे और उन्हें भविष्य के प्रति उम्मीद की रत्ती भर भी किरण नहीं दिखाई देगी तो क्या होगा? यह स्थिति मोहभंग को जन्म देती है। कोरोना से जारी जंग के बीच व्यवस्था के लिए ये संभलने का वक्त है, क्योंकि वक्त का पहिया पलटते देर नहीं लगती। देश में मोहभंग की स्थिति मत आने दीजिए। इस स्थिति में भला होने की गुंजाइश कम और हाथ से निकल जाने वाली अराजकता की स्थिति आने की संभावना ज्यादा होती है। नमस्कार।